हेलो बच्चों, यू मस्ट बी सरप्राइजिंग टुडे कि आज मैं प्लेन पेपर लेके बैठा हूँ। तो दरअसल आज हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं। आज मैं आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, उनके बेसिक्स को समझाने वाला हूँ। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स किनको कहते हैं, और कोई भी दो ट्राइंगल किन कंडीशंस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स आज हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस कहते किसको है। वैसे तो ये टॉपिक 9th क्लास का है, लेकिन आई वुड लाइक टू सजेस्ट जो 10th क्लास के बच्चे हैं, मैं उनको भी रिकमेंड करूंगा कि वो ज़रूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि आप ज्योमेट्री जब आप करते हैं 10th क्लास में, तो उसमें भी आपको कई जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो आप चाहें 10th क्लास के बच्चे भी इसे अपने रिफ्रेशमेंट के लिए देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। सो लेट अस कम टू द पॉइंट। देखिए, पहला पॉइंट जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंस कहते किसको है। देखिए, मैं आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझाता हूं। देखो, कॉन्ग्रुएंस को हिंदी में, इसका हिंदी में होता है सर्वांग सम, यानी कॉन्ग्रुएंस को हम हिंदी में सर्वांग सम कहते हैं। अब देखिए, ये मैं क्यों लिख रहा हूं हिंदी में, तो उसका रीजन आप समझिए। देखो, अगर जो बच्चे हिंदी या संस्कृत जो पढ़ते हैं वो समझते होंगे कि अगर इस एक शब्द का विच्छेद करें हम, यानी इसको हम स्प्लिट करें, तो देखिए ये कैसे बनेगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप देखिए इसको ध्यान से। ये बटेगा, स्प्लिट होगा सर्व प्लस अंग प्लस सम। सर्वांग सम को अगर आप स्प्लिट करें तो ये बनता है सर्व अंग सम। अब सर्व का मतलब ऑल, यानी इसका इंग्लिश, अंग का मतलब पार्ट्स, और सम का मतलब इक्वल। सो अब आप इजीली समझ सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे यदि ऑल पार्ट्स आर इक्वल, उनके सभी पार्ट्स इक्वल हो। तो इसका वाइस वर्सा भी आप कह सकते हैं कि यदि कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सभी पार्ट्स इक्वल होंगे। अब देखिए, किसी ट्राइंगल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो किसी ट्राइंगल के पार्ट होते हैं मेनली साइड और एंगल। तो अगर हम इसको और भी सिंप्लीफाइड वे में कहें तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल के तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स आपस में बराबर हैं तो हम उन ट्राइंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। अब देखो, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, आप इमेजिन कीजिए कि अगर दो कार्डबोर्ड के ट्राइंगल्स आप बना सकते हैं, तो आप समझिए कि आप अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उस केस में यदि आप एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरे ट्राइंगल को रखेंगे तो दैट विल कंप्लीटली कवर द फर्स्ट ट्राइंगल, यानी वो कंप्लीटली एकदम कवर कर लेगा उसको। दैट शोज कि उसके सभी साइड्स भी इक्वल हैं और सभी एंगल्स भी इक्वल हैं। तो आप एक बार मैं एक पूरे सेंटेंस में बोल देता हूं इसको। सो आप कह सकते हैं कि टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर ऑल पार्ट्स, दैट इज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए, हमने अभी जो पहले 2 पॉइंट्स बोला था आपको, वो हमने डिस्कस किया है कि पहला कि कॉन्ग्रुएंस कहते किसको है, और दूसरा कि कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएगा। अब देखिए, जो मेन पॉइंट है हमारा वो समझना है हमें कि अब मान लीजिए दो ट्राइंगल हमें दिया हुआ है। अब हम कैसे ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं हैं। तो देखिए, उसके लिए 4 क्राइटेरियाज हैं और इन क्राइटेरियाज को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका क्राइटेरिया है वो है, जो कि एक्सियम 7.1 में है, इसका नाम है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। देखिए, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, अब ये क्या है, तो हियर S स्टैंड्स फॉर साइड, A स्टैंड्स फॉर एंगल, एंड अगेन दिस S स्टैंड्स फॉर साइड। दैट मीन्स कि अगर कोई दो ट्राइंगल है
और उनके दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब सपोज करो कि ये दो ट्राइंगल्स हैं। अब ये एक्सियोम कहता है कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए हम इसे ये दो ट्राइंगल मान लेते हैं ए बी सी और इसको हमने मान लिया पी क्यू आर। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सियोम दो साइड्स और उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल के भी दो साइड्स और उन दोनों साइड्स के बीच के एंगल के इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। से इफ वी आर कंसीडरिंग दिस साइड ए बी बी सी ऑफ दिस ट्राइंगल एंड पी क्यू एंड क्यू आर ऑफ दिस ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अब देखिए ए बी और बी सी के इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? इंक्लूडेड एंगल का मतलब हुआ कि ए बी और बी सी जो साइड है उनके द्वारा कौन सा एंगल बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ए बी और बी सी के द्वारा एंगल बी बन रहा है। सिमिलरली पी क्यू और क्यू आर का इंक्लूडेड एंगल तो दैट इज एंगल क्यू। तो अगर हम इस कॉन्ग्रुएंस एक्सियोम के अकॉर्डिंग माने तो हियर इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड BC is equal to QR. So side angle side, side angle side। तो उस केस में हम कह सकते हैं therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR। ये congruent का साइन है। तो अब देखिए अब यहां ऐसा नहीं है कि हमने ट्राइंगल ए बी पी क्यू बी सी और क्यू आर लिया है तो ऐसा ही बिल्कुल नो, यू कैन कंसीडर या इट मे बी गिवन एनी ऑफ द टू साइड्स बट द कंडीशन इज कि एंगल जो है वो उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए यानी इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए तभी वो कंसीडर होगा या इस एक्सियोम को ओबे करेगा। तो आप देखिए यहां पे जैसे मैंने ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर लिया है, अगर सपोज कीजिए हमें क्वेश्चन में ए बी पी क्यू ए सी पी आर दिया है और ये एंगल इक्वल इस एंगल के दिया है तब भी यही एक्सियोम अप्लाई होगा। अगर मान लीजिए ए सी इक्वल टू पी आर और बी सी इक्वल टू क्यू आर दिया है और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर दिया है तब भी यही साइड एंगल साइड वाला एक्सियोम अप्लाई करेंगे। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट एनी टू साइड and the included angle of the two triangles are equal, then they must be congruent to each other। ये हमारा axiom 7.1 कहता है। ओके अब इसका दूसरा क्राइटेरिया है that is theorem 7.1। इसमें है ASA congruence rule। So according to this theorem अगर मान लीजिए हमें किसी दो ट्राइंगल के दो साइड्स और उनके बीच का एंगल उनका इंक्लूडेड साइड आई मिस्टेकन अगर हमें किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल्स और उसका इंक्लूडेड साइड दिया हुआ है इन दैट केस वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो अगर मान लीजिए यहाँ पे भी हमने फिर वही दो ट्राइंगल लिया ए बी सी और पी क्यू आर तो देखिए हमें इस थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम सेज दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू two angles and the included side of other triangle। देखिए अब आप इसको समझिए कि according to this if say angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q and this side equal to this side, that is if AB is equal to PQ, angle A is equal to angle P, angle B
is equal to angle Q, then triangle ABC is congruent triangle PQR। देखिए यहां पे भी वही चीज मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जैसे हमने यहां पे कंसीडर किया है एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और ए एंगल और बी एंगल का इंक्लूडेड साइड यानी बीच का साइड ए बी है और एंगल पी और एंगल क्यू का इंक्लूडेड साइड पी क्यू है, तो हमने इन दोनों एंगल्स और इनके इंक्लूडेड साइड्स को कंसीडर किया है। यू मे कंसीडर और इट मे बी गिवन इन अ क्वेश्चन एनी टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू दिया होता, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर दिया होता और बी सी इक्वल टू क्यू आर होता, तब भी हम ये थ्योरम अप्लाई करते। या अगर मान लीजिए एंगल ए इक्वल टू एंगल पी दिया होता और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर दिया होता और इनका इंक्लूडेड साइड ए सी और पी आर इक्वल दिया होता, तब भी हम ये थ्योरम अप्लाई कर सकते थे। अब देखिए इस ASA कॉन्ग्रुएंस रूल में एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ा सा इसमें एक और अल्टरनेट आपको मिलता है। देखो आप जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के, चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो, उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर मान लीजिए कि ये दोनों ट्राइंगल हैं और इन दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, मैं इसी एग्जांपल को लेकर आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे हमने यहां पे लिया है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। सो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस थर्ड एंगल, एंगल C? तो अगर उस एंगल सम प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं विच सेज कि सम ऑफ एनी सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो उसके हिसाब से अगर ये दो एंगल्स आपस में बराबर हैं तो द थर्ड एंगल हैज टू बी इक्वल। इन दैट केस अगर सपोज करो कि हमने एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हमें गिवन है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हमें गिवन है, बट ये इंक्लूडेड साइड हमें नहीं दिया हुआ है, बल्कि AC इक्वल टू PR या BC इक्वल टू QR दिया है, तब भी क्या हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं? यस, तब भी हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपको यहां पे लिखा हुआ है कि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये इंक्लूडेड साइड इक्वल है, अगर ये इंक्लूडेड साइड ना दे करके सपोज कीजिए ये साइड दिया हुआ है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो इस केस में ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और अभी मैंने आपको बताया कि ये तीसरा एंगल भी इसके बराबर होगा, तो फिर अल्टीमेटली बात तो वही होगी ना कि हम इस एंगल की बजाय इस एंगल को कंसीडर कर लें, तब भी वही हो गया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तब भी बात वही रही। सो इसको थोड़ा सा रिलैक्स करके एक दूसरे फॉर्म में ये दे दिया गया कि अगर ASA की बजाय AAS, कॉन्ग्रुएंस रूल AAS यानी एंगल एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स इन शॉर्ट यू कैन से दैट इफ एनी टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड साइड, देन द टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो ये अभी तक हमने दो क्राइटेरियंस को डिस्कस किया है, अब हम बाकी के दो क्राइटेरियाज को भी डिस्कस करेंगे। देखो तीसरा क्राइटेरिया जो है वो थ्योरम 7.4 के रूप में बुक में दिया हुआ है, एंड दिस थ्योरम सेज, इसको हम SSS कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ थ्री साइड्स ऑफ one triangle are equal to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent। अब इसको भी हम समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। सपोज करो ये दो ट्राइंगल हैं, इनका नेमिंग हम वैसे ही कर लेते हैं जैसे हमने पीछे किया है, ABC and PQR। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम या अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया यू कैन से, देखिए इसमें बिल्कुल सीधा है कि अगर इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स के बराबर हैं, देन वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो वी कैन राइट हियर इफ AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR,
then triangle ABC is congruent triangle PQR। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है, AB इक्वल है PQ के, BC इक्वल है QR के और AC इक्वल है PR के। सो दिस इज द थर्ड कॉन्ग्रुएंस रूल या थर्ड क्राइटेरिया जिसके द्वारा हम गिवन दिए गए दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अब जो अगला कॉन्ग्रुएंस रूल है, इनफैक्ट दैट इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इसलिए मैं कह रहा हूं कि दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ राइट एंगल्स ट्राइंगल, और इसका नाम से ही आपको सजेस्ट हो जाएगा। देखिए जो नेक्स्ट है वो है हमारा थ्योरम 7.5 में दिया हुआ है, थ्योरम 7.5, and this is called as RHS congruence rule। देखिए यहां पे इन तीनों लेटर्स को समझिए। R stands for राइट एंगल यानी 90 का एंगल, H stands for हाइपोटेन्यूज एंड S stands for साइड। तो अगर सिंपल वे में हम कहें तो इस क्राइटेरिया का नाम है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अब इसको समझाने के लिए मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं। तो ऑब्वियसली देखिए इसमें दो राइट ट्राइंगल्स बनेंगे। राइट ट्राइंगल आप जानते हैं, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 का हो, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। नेमिंग हम वैसे ही कर देते हैं जैसे हमने पीछे किया है। सो लेट इट बी ABC एंड दिस इज PQR। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल राइट एंगल, तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों, तो दोनों में एक एक राइट एंगल होगा यानी एक एक एंगल 90 का होगा। बाकी के दो कंडीशंस क्या है कि इनके हाइपोटेन्यूज मस्ट बी इक्वल एंड S साइड का क्या मतलब हुआ, तो देखिए हाइपोटेन्यूज के अलावा बाकी के दो साइड्स हैं, तो इन दोनों साइड्स में से अगर कोई सा भी साइड इक्वल है, वेदर दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड or this side is equal to this side, then we can say that these two triangles are congruent applying this rule। तो देखिए इसको अगर हम लिखते हैं तो we will write if angle B is equal to angle Q each 90 and AC is equal to PR and AB is equal to PQ, or you can say BC is equal to QR। इन दोनों में से कोई सा एक अगर होगा then triangle ABC is congruent triangle PQR। तो ये चार क्राइटेरिया हो गए जिनके द्वारा, जिनके हेल्प से वी कैन प्रूव दैट एनी टू गिवन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये हम प्रूव कर सकते हैं। अब एक छोटा सा इसमें टॉपिक रह गया, वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके ऑल पार्ट्स आर इक्वल, यानी सभी पार्ट्स इक्वल हैं। तो पार्ट्स क्या है, साइड्स हैं और एंगल्स हैं। अब एक चीज बताइए, अभी अभी आपने हेरोन्स फॉर्मूला भी किया है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो उसमें आपने देखा कि हेरोन्स फॉर्मूला में हम तीनों साइड्स के हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर किसी दो ट्राइंगल के तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो डेफिनेटली उनके एरियाज भी इक्वल होंगे। सो एक चीज आप और ऐड कर सकते हैं इसमें कि अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एरियाज भी इक्वल होंगे, देयर एरियाज हैज टू बी इक्वल। वन मोर थिंग, अगर सपोज करो कि आपने, जैसे मान लो इसी पे यहां पे आपने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, आपको इंफॉर्मेशन गिवन था कि दिस एंगल एंड दिस एंगल, बोथ दीज एंगल्स आर राइट एंगल, द हाइपोटेन्यूज ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर इक्वल एंड से AB इक्वल टू PQ, ये आपको दिया हुआ था। और आपको अगर पूछा जाता है कि नाउ प्रूव दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो कैसे आप प्रूव करेंगे? तो देखिए ऑब्वियसली सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है उसके हेल्प से।
Once you have proved that the two triangles are congruent, then you can say that all the corresponding parts of these two triangles are congruent. यानी अगर ये दो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो डेफिनेटली ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और इसी चीज को हम कहते हैं CPCT। आप अक्सर देखते होंगे कहीं पे सॉल्यूशन रहता है ज्योमेट्री में, खास करके इस चैप्टर में, तो आप उसमें ब्रैकेट में देखते होंगे लिखा रहता है CPCT। CPCT इसी बात को कंफर्म करता है, इसी बात को इलैबोरेट करता है। CPCT का फुल फॉर्म होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स of congruent triangles are equal। तो ये CPCT को ऐसे आप इलैबोरेट कर सकते हैं, C for corresponding, P for part, C for congruent and T for triangles। So हम कह सकते हैं कि अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके corresponding parts equal होंगे, यानी all sides will be equal and all angles will be equal। So that is the criteria to prove triangles congruent। I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप निश्चित रूप से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसे, और हमारे YouTube चैनल मैथ्स अंकल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।